कर दीजिए सर, मुझे आगे ग्रुप मेंबर को। तो तीन हम एल्गोरिदम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तीनों ट्रांसफर लर्निंग हाँ सर, एल्गोरिदम है। ठीक है। वैलिडेशन, एक्यूरेसी और एक्यूरेसी ये सब लिखी गई है यहाँ पे। डेंसनेट की 88% एक्यूरेसी है, रेस्टनेट की 87 है, वीजीजी की 79% है। हेलो। हेलो। हाँ मैं हाँ सब सर, तो सर इसमें हम हाँ रन करके दिखा रहा हूँ बस मैं आपको। हाँ बताइए। सर मैं ये कह रहा हूँ, इसे पाईचाम में एक तो हमें यूज करना है पाईचाम, है ना? हम्म। हेलो। हाँ हाँ। हाँ जी सर, और मैं ये कह रहा था कि किस जगह जाके कहाँ से ओपन करना है, ये सब आप बता देते तो। हाँ मैं बता रहा हूँ, प्रोसीजर वाइज चलते हैं, एक एक करके चलते हैं। ओके सर। सबसे पहले तो इसमें आता है ट्रेनिंग, कि ट्रेनिंग कैसे किया। ये जो डेटा सेट अवेलेबल है हमारे पास, ये डेटा सेट अवेलेबल है, ठीक है। ये केगल से डाउनलोड कर रखा है, ओके। ठीक है सर। तो इसको हमें ट्रेन करना पड़ेगा। ट्रेन करने के लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं, जुपिटर नोटपैड में हम ओपन कर रहे हैं। और सही तो किया था। ठीक है, तो इसमें एक मिनट में चेक कर लेता हूँ।
ठीक है, तो जो हमारे पास डेटा सेट अवेलेबल है अब उसका हम ट्रेनिंग करना है, हमें उसको यूज़ करके एक न्यूरल नेटवर्क ट्रेनिंग मॉडल जनरेट करना है। तो अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले तो कुछ इंपोर्ट्स हमने कर रखे हैं, जैसे ओएस हो गया, ये बेसिक इंपोर्ट्स होते हैं, पेंडास होता है टेबल पे अगर हम काम कर रहे हैं। ठीक है, और हम टॉर्च यूज़ कर रहे हैं या पाईटॉर्च यूज़ कर रहे हैं। ओके, पाईटॉर्च यूज़ कर रहे हैं फॉर न्यूरल नेटवर्क ट्रेनिंग के लिए। तो उसके लिए पाईटॉर्च की लाइब्रेरीज इंपोर्ट करी हैं। फिर कुछ यूटिलिटी फंक्शंस होते हैं, जैसे कन्फ्यूजन मैट्रिक्स है, ट्रेन द स्प्लिट है, क्लासिफिकेशन रिपोर्ट अगर यूज़ करनी है, निकालनी है, तो उसके लिए एसक्यूएल को इंपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, रैंडम नंबर जनरेट करने के लिए यहाँ पे रैंडम नंबर हमने यूज़ जनरेट कर रहे हैं। और टॉर्च जो डिवाइस है एक्चुअल में, पाई टॉर्च किस पे काम करता है, पाई टॉर्च को रिक्वायर्ड होता है ग्राफिक कार्ड का। ठीक है, तो आपके पास सिस्टम पे ग्राफिक कार्ड है वो तो अच्छा है, जैसे मेरे पास तो देख रहे हो आप, मेरे पास 4 है ग्राफिक कार्ड। तो ये ग्राफिक कार्ड आपके पास होना ठीक है। चाहिए। अगर मतलब अगर है तो ठीक है, नहीं बेसिकली है। अच्छे सिस्टम पर काम करेगा ये। क्या कह रहे हैं, क्या चीज़, नहीं, हेलो, हाँ जी सर। क्या कह रहे हैं? मतलब नहीं है तब भी चल जाएगा, नहीं है हाँ, तब भी चल जाएगा। हाँ मैं बता रहा हूँ, आप, मैं हर चीज़ बोलूँगा, ठीक है। आप अगर बीच में बोलोगे तो फिर जैसे ही बीच में टाइम वेस्ट होगा। मैं बता रहा हूँ, अगर उसका जो भी मैं बोल रहा हूँ उसका उसका सारे पॉसिबल अल्टरनेटिव मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो आप थोड़ा सा सब्र रखो। ठीक है, तो पाईटॉर्च जनरली यूज़ करता है आपका ग्राफिक कार्ड, अगर ग्राफिक कार्ड नहीं है तो उसके 2 वर्जन आते हैं। ठीक है, पाईटॉर्च सीपीयू आता है, पाईटॉर्च जीपीयू आता है। तो आप जीपीयू, अगर आपके पास ग्राफिक कार्ड है तो पाईटॉर्च जीपीयू इंस्टॉल कर सकते हैं, अगर नहीं है तो सीपीयू वाला इंस्टॉल कर सकते हैं। फिर अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, पहले तो डेटा सेट के अंदर क्या फाइलें हैं ये पड़ी हुई हैं, और फाइलें और फोल्डर्स की लिस्ट ये जनरेट कर दी है। तो डेटा सेट के अंदर जैसे हमने देखा यहाँ पे, डेटा सेट में ये सारी फाइलें फोल्डर यही से चीज़ यहाँ पे भी लिखी हुई है। पहले तो जो 2 फोल्डर हैं, पार्ट ठीक 1 है। पार्ट 2, इनको हमने चेक किया है कि इसके ऊपर एनालिसिस कर रहा है। तो पहले वाले में 500 सैंपल्स हैं या 5000 इमेजेस हैं। ठीक है, जैसे आप देख रहे होगे यहाँ पे 5000 इमेजेस हैं। दूसरे में 5115 इमेजेस हैं। ठीक है, अब जितने भी इमेजेस हैं उनको हम क्या कर रहे हैं, उनका एरे, एक एरे क्रिएट कर दे रहे हैं। यहाँ पे हमने और एक एरे क्रिएट किया हुआ है। ओके, और सारी इमेजेस के लिस्ट, ये जैसे ये दिख रहा होगा आपको, ये सारी इमेजेस की लिस्ट जनरेट हो रही है। अब जो एक्चुअल डेटा डायरेक्टरी हो गया वो हमारा डेटा सेट हो गया, ये डेटा सेट एक्चुअल डेटा डायरेक्टरी है। इसके अंदर कितने की तरह के डिजीजेज हम क्लासिफाई करना चाहते हैं वो उनके नाम लिखे हुए हैं ये। ठीक है, ये हो गया आपका डिजीज़ के नेम हो गए। ठीक है, अब इससे पहले हमें एक, हमें इमेज क्लासिफिकेशन इन पाईटॉर्च। ठीक है, जैसे ये हम देख रहे होंगे, देखते हैं कि पाईटॉर्च के अंदर अगर मल्टीपल क्लासेस हैं, जैसे आप देखोगे एयरप्लेन, ये सारी इतनी सारी क्लासेस हैं, इनको क्लासिफाई करना है, अलग अलग क्लासिफाई करना है। तो एक जनरल तरीका इसमें दिया हुआ है, ट्रेनिंग या क्लासिफायर। तो हमने भी इसी तरीके को ही फॉलो किया हुआ है। तो अगर आपको लिखना हो पेपर में, या पेपर बनाना हो या रिपोर्ट लिखना हो, तो कैसे आप इसका ही रेफरेंस लोगे आप। ठीक है, तो यहाँ पे वही कर रखा है। ठीक है सर। ठीक है, ठीक। तो इसमें हमारे पास क्या होता है, एक, हम जनरली क्या करते हैं कि इमेज जो है
इमेज को हम कन्वर्ट करते हैं न्यूमेरिकल वैल्यूज़ में। न्यूमेरिकल वैल्यूज़ में कैसे कन्वर्ट करते हैं? हम क्या करते हैं, एक हम सबसे पहले जितनी भी इमेजेस हैं उनका मीन वैल्यू कैलकुलेट करते हैं और स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन वैल्यूज़ जब हमें मिल जाती हैं तो उस मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन वैल्यूज़ को हम यूज़ करते हैं अपने इन इमेजेस को नॉर्मलाइज करने के लिए। ठीक है, अब ये कहाँ से टर्म आ रहा है, ये अब जब यहाँ से आप पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा कि बेसिक क्या होता है, कैसे करना है। ठीक है, अब इसमें जैसे सबसे पहले तो डेटा को लोड करना है। इसमें जैसे सबसे पहले क्या कह रहा है, डेटा लोडर, डेटा को लोड करना है हमको। तो लोडिंग ऑफ डेटा करने के लिए सबसे पहले तो जो इमेजेस हैं, इमेजेस के यहाँ पे तो इमेजेस रखी हैं और यहाँ पे उसके क्लास का वैल्यू रखी हुई है। ठीक है, क्लास की वैल्यू क्या मतलब, यहाँ पे क्या है, जैसे आप देख रहे होगे यहाँ पे लिखा हुआ है कि पर्टिकुलर कौन सा डिजीज़ है, बी की एल, बी की एल, बी की एल, बी की एल। ये इमेज का नेम हो गया, इमेज का नेम हो गया। ठीक है, इमेज का आईडी हो गया और वो डिजीज़ का नाम हो गया। इस तरह से हमारे पास क्या है, नीचे अगर आप देखो तो एनवी, ये डिजीज़ एनवी है, इस पर्टिकुलर इमेज में का डिजीज़ क्या है, एनवी है। तो ये इसका एक, या इस डिजीज़ का, इस पर्टिकुलर इमेज का क्या डिजीज़ है, वो ये है। तो यहाँ पे ये हो गए इमेज के नेम और ये हो गए डिजीज़ के नेम, यानी ये इमेज इस डिजीज़ से बिलोंग कर रहा है। तो इसी चीज़ को हमने रीड किया है यहाँ पे, इस CSV फाइल को रीड किया। ठीक है, इसमें से हमें क्या निकालना है, पहले तो इमेज आईडी हमने निकाली। ठीक है, इमेज आईडी क्या होगा, हमारा पाथ होगा। ठीक है, इमेज आईडी को हमने क्या कर दिया, पाथ बना दिया। ठीक है, सेल टाइप बना दिया इससे, और इसको डिजीज़ यानी डिजीज़ हो गया और सेल टाइप हो गया। ठीक, और यहाँ पे हमें एक्चुअल वैल्यू मिल गया जब हमने रीड किया, शुरुआत के पाँच रोज़ हमने रीड किए रहे। ठीक है, जैसे आप देख रहे होगे डिजीज़ हो गया, DX यानी कि डिजीज़ हो गया, और उसका पाथ क्या होगा, ये पाथ हो गया, यहाँ पे फाइल पड़ी हुई है। ठीक है, और बाकी इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसमें एक लीजन आईडी है, ये लीजन आईडी क्या डिनोट कर रहा है, इमेज फाइल का नाम डिनोट कर रहा है। ठीक है, तो लीजन आईडी हो गया, लीजन आईडी का काउंट निकाला, यानी टोटल कितने इमेजेस हमारे पास अवेलेबल हैं, नंबर ऑफ इमेजेस हो गए। ठीक है, और इमेज आईडी जहाँ जहाँ पे इमेज आईडी है वहाँ पे हमने 1 कर दिया, और तो इस तरह से कुछ इस तरह से जनरेट होगा। ठीक, यानी कि इन वैल्यूज़ को हम क्या कर रहे हैं, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ में कन्वर्ट कर रहे हैं, पूरे फीचर्स को न्यूमेरिकल वैल्यूज़ में हम कन्वर्ट कर रहे हैं। अगर डुप्लीकेट है, कहीं पे भी डुप्लीकेट वैल्यूज़ आ रही हैं तो उसको हम रिमूव कर दे रहे हैं। ठीक है, अगर डुप्लीकेट वैल्यू है तो हमने यहाँ पे डुप्लीकेट, पहले तो यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यू है तो यहाँ पे दिखा देगा कि डुप्लीकेटेड है कि नहीं। ठीक है, अगर डुप्लीकेट है तो टोटल में से कितनी डुप्लीकेट्स आ रही हैं। हेलो, यस सर, सुन रहा हूँ, समझ रहा हूँ सर। हेलो। ठीक है, मुझे एक ही, हाँ जी। ठीक है ठीक है। तो ये इसमें से डुप्लीकेट जितने आ रही हाँ है, जी। डुप्लीकेट वैल्यू हमने देखा कि ये इतने नंबर ऑफ डुप्लीकेट है, और ओरिजिनल के लिए अनडुप्लीकेटेड कितने हैं, वो इतने हैं। ठीक है, तो डुप्लीकेट वाले को हम हटा देंगे यहाँ से। ठीक है, और उसके बाद जो बचेगी वो केवल इतनी बचेंगी अनडुप्लीकेटेड, यानी रियल वाली बचेंगी, और बाकी डुप्लीकेट वाली हट जाएंगी। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पूरे ट्रेनिंग डेटा सेट को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, एक होगा ट्रेनिंग और दूसरा होगा वैलिडेशन। ठीक है, तो वैलिडेशन का साइज़ क्या रख रहे हैं, 20% रख रहे हैं, और ट्रेनिंग का साइज़ हम 80% रख रहे हैं। ओके, तो इससे हमें क्या मिल गया, ये जो वैलिडेशन का साइज़ है वो इतना मिल गया, इतना वैलिडेशन के लिए होगा, बाकी रिमेनिंग कितना हो गया वो ट्रेनिंग ट्रेनिंग के लिए यूज़ होगा। यानी यहाँ पे आ गया ठीक ट्रेनिंग है। वैल्यूज, ओके सर। टोटल ट्रेनिंग वैल्यूज आ गया। एक मिनट रुकिए।
ये ट्रेनिंग वैल्यूज़ आ गई और ये टोटल नंबर ऑफ वैलिडेशन वैल्यूज़ आ गई। अब डेटा को हम क्या कर रहे हैं, डेटा का हम ऑगमेंटेशन कर रहे हैं। डेटा ऑगमेंटेशन का मतलब क्या होता है कि हम नए सैंपल क्रिएट कर रहे हैं सिंगल इमेज से, क्योंकि जो इनपुट में इमेज आ सकती है, इमेज आएगी, वो क्या हो सकता है आप स्लाइट वेरिएशन के साथ भी आ सकती है। कोई एंगल चेंज होकर के आए या आपने किसी और एंगल पे इनपुट फ़ोटो खींच के दे दी, तो किसी भी तरह से इनपुट में इमेज आ सकती हैं। ठीक है, बस हमने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे हमने डेटा ऑगमेंट किया है और प्लस यहाँ पे डेटा ऑगमेंटेशन के साथ साथ में हम क्लास को बैलेंस भी कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम देखें, अगर यहाँ पे अगर हम ये चेक करें, ऊपर जाकर के चेक करें, यहाँ पे देखिए टोटल नंबर ऑफ जो ये हो गई क्लासेस 4 6, ये सब क्लासेस हो गई। ठीक है, तो अगर देखें फोर्थ वाली क्लास के अंदर सबसे ज़्यादा सैंपल्स हैं, सबसे कम सैंपल 3 वाले में है। ठीक है, तो ये एक अनबैलेंस डेटा है, इसको बैलेंस करना पड़ेगा। अगर बैलेंस नहीं करेंगे तो क्या होगा, जो सबसे ज़्यादा वैल्यूज है जिसकी, जिससे सबसे ज़्यादा सैंपल्स हैं, हर बार वही आउटपुट देगा। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे डेटा को बैलेंस करना पड़ेगा। तो डेटा को बैलेंस करने के लिए हमने क्या कर रखा है, एक रेशियो यहाँ पे कैलकुलेट किया बेस्ड ऑन दिस कि टोटल कितना है। इन सबको ऐड करने के बाद इन सबको ऐड किया, ऐड करने के बाद टोटल सैंपल जो है उसको डिवाइड बाय हर एक वैल्यू को डिवाइड करते जा रहे हैं उससे, उस वैल्यू से। हमें क्या मिल जाएगा, एक रेशियो मिल जाएगा, वो रेशियो ये रहा। तो इस रेशियो में हमें डेटा को उठाना पड़ेगा जब ट्रेनिंग करेंगे तब। ठीक है, या इतने रेशियो में नए सैंपल्स हमें क्रिएट करने पड़ेंगे। तो अगर देखें तो ठीक है सर, ठीक है, ओके। ज़ीरो वाला इंडेक्स जो होगा वो सबसे ज़्यादा है, क्योंकि ज़ीरो वाले को देखें तो सबसे कम वैल्यूज़ हैं या कम वैल्यूज़ हैं इसके अंदर। ठीक है, फिर 0 1 2 3 4, 4 के अंदर देखें। ठीक है, तो 4 के अंदर ये हो गया। तो इस हिसाब से हमें डेटा ऑगमेंटेशन रेट ये रख दिया हमने। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, नया ट्रेनिंग डेटा सेट जनरेट हो रहा है विद डेटा ऑगमेंटेशन रेट के साथ। यानी एक हर बार हर क्लास के लिए कितनी इमेजेस जनरेट होंगी वो यहाँ लिखा हुआ है। तो अल्टीमेटली रिजल्ट क्या आता है, रिजल्ट ये आता है कि पहले जैसे हर क्लास में अब देख रहे होंगे आप कि ऑलमोस्ट बराबर सबके आ रहे हैं या कंपेरेबल आ रहे हैं। ठीक है, 4000 अब ये डेटा बैलेंस हो जाएगा। इसके बाद डेटा बैलेंस हो गया, अब इसके बाद है मॉडल, ट्रेनिंग मॉडल बिल्ड करना है। तो ट्रेनिंग मॉडल बिल्ड करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम कौन सा मॉडल बिल्ड करना चाहते हैं, पहले तो उसके लिए हमने यहाँ पे एक लूप लिखा हुआ है, फंक्शन लिखा हुआ है। तो अगर डेंसनेट कर रहे हैं, वीजीजी कर रहे हैं, रेसनेट कर रहे हैं, तो पर्टिकुलर ये फंक्शन कॉल हो जाएगा। ठीक है, ये कहाँ से कॉल हो रहा है, आप यहाँ पे जब प्री इसका वाइट टॉर्च प्री ट्रेंड मॉडल, ट्रांसफर लर्निंग इसे बोलते हैं, ट्रांसफ़र लर्निंग फॉर कंप्यूटर विजन। इस पे जब आप जाओगे तब आपको समझ आएगा। जैसे इनिशियल डेटा लोड करते हैं, ठीक है, ये आपको ये इसका ही रेफरेंस लेना पड़ेगा। ठीक है, जैसे हमने यूज़ किया है रेसनेट, यूज़ किया है डेंसनेट, यूज़ किया है और वीजीजी यूज़ किया है। तो अगर हम डेंसनेट को जा कर के देखें, एक ये तो इसका खुल गया। ठीक है, तो यहाँ पे इंपोर्ट कैसे करना है वो यहाँ लिखा हुआ है। जैसे हमने ये इंपोर्ट कर रखा है, इंपोर्ट कैसे करना है उसका डेफिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आप कहाँ गया डेंसनेट, कहाँ गया, डेंसनेट इंपोर्ट करना चाहते हैं तो इस तरह से इंपोर्ट करना पड़ेगा आपको। वही तरीका यहाँ रखा है कि डेंसनेट को हमने इंपोर्ट कराया हुआ है। ठीक है, ये रेसनेट इंपोर्ट किया है, फिर वीजीजी इंपोर्ट किया, डेंसनेट इंपोर्ट किया। हम 3 एल्गोरिदम यूज़ कर रहे हैं, रेसनेट, वीजीजी और डेंसनेट, ये 3 एल्गोरिदम यूज़ कर रहे हैं अपने में। ठीक है, तो हम रेसनेट यूज़ कर रहे हैं, वीजीजी यूज़ कर रहे हैं और डेंसनेट यूज़ कर रहे हैं। तो वही हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर रखा है यहाँ पे।
तो सबसे पहले तो मॉडल सेलेक्ट कर रहे हैं। मॉडल अगर हम डेंसनेट कर रहे हैं, नंबर ऑफ़ क्लासेस हमारे पास कितने हैं, कितने तरह के डिजीज़ हैं, 7 तरह के डिजीज़ हैं, ठीक है। और हमें फीचर एक्सट्रैक्ट करना नहीं है, और मॉडल को हमने इनिशलाइज कर रहे हैं यहाँ से। तो मॉडल इनिशलाइज अल्टीमेटली यही फंक्शन कॉल हो जाएगा, ऊपर वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा, ओके। और अब मेरे सिस्टम पे तो ग्राफिक कार्ड अवेलेबल है, इसलिए मैंने कूडा डिवाइस लिखा। आप कूडा डिवाइस में मैंने यहाँ पे कूडा लिखा हुआ, आपके में अगर आप ट्रेन करोगे तो यहाँ पे सीपीयू लिखोगे, ठीक है। और देन हमने मॉडल को फिट ओके किया, सर। मॉडल फिट किया। अब क्या है, जो इमेजेस हैं, इमेजेस जो जो न्यूरल नेटवर्क होता है वो डायरेक्ट इमेजेस इनपुट नहीं लेता है, वो इनपुट में लेता है टेंसर इनपुट या 4 डायमेंशनल वेक्टर इनपुट में लेता है। तो हमें इमेजेस को कन्वर्ट करना पड़ेगा 4 डायमेंशनल वेक्टर में। तो इमेजेस को जब हम 4 डायमेंशनल वेक्टर में अगर हमें कन्वर्ट करना है, ट्रांसफॉर्म्स, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें यूज़ करना पड़ेगा ट्रांसफॉर्मर्स, ठीक है, या ट्रांसफॉर्म यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हमें ट्रांसफॉर्म यूज़ करना पड़ेगा। जो इनपुट में इमेज आ रही है उसको हमें नॉर्मलाइज करना पड़ेगा। ये स्टैंडर्ड डिविएशन और ये मीन, या ये मीन, सॉरी, ये मीन और ये स्टैंडर्ड डिविएशन हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे भी यूज़ करी हुई है। ये स्टैंडर्ड डिविएशन और मीन हम यूज़ करके हम इनपुट को कन्वर्ट कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले लिखा है ट्रांसफॉर्म डॉट कंपोज। जैसे हम बात कर रहे थे, हम ऑगमेंटेशन कर रहे हैं, तो ऑगमेंटेशन का मतलब ये होता है कि हम हर इमेज को के अंदर कुछ स्लाइट वेरिएशन कर रहे हैं। उस स्लाइट वेरिएशन से हम एक नया इमेज जनरेट कर रहे हैं और उसको ऐड कर दे रहे हैं ओरिजिनल डेटा सेट के साथ। तो क्या वेरिएशन कर रहे हैं, जैसे वेरिएशन ये हो गया, रिसाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो इनपुट जो इमेज है उसको थोड़ा सा हम रिसाइज कर रहे हैं। फिर हॉरिजॉन्टल फ्लिप कर रहे हैं, वर्टिकल फ्लिप कर रहे हैं, या रोटेट कर रहे हैं 20 डिग्रीज लेफ़्ट राइट रोटेट कर रहे हैं, या कलर में चेंज कर रहे हैं, थोड़ा कंट्रास्ट, ब्राइटनेस, ह्यू, ये चेंज कर रहे हैं। और अल्टीमेटली ये सब करने के बाद टेंसर में कन्वर्ट कर दो और नॉर्मलाइज कर दो यूजिंग मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन। ये जो मीन है और ये जो स्टैंडर्ड डिविएशन है, इसको यूज़ करके, ठीक। तो ये एक नया इमेज जनरेट होके आ जाएगा, ठीक है। ये ट्रेनिंग के लिए हो गया, और यही सेम चीज़ वैलिडेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये पूरा का पूरा ट्रेनिंग हम सेट क्रिएट कर रहे हैं। ट्रेनिंग सेट कैसे क्रिएट कर रहे हैं, ये तो अभी केवल हमने मेथड बता रखा है। अब इस मेथड को यूज़ करके एक एक इमेज को हमें उठाना है और ट्रांसफॉर्म करते जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे वही किया है, पूरा डेटा सेट को हमने डेटा सेट को हम ट्रांसफॉर्म करा रहे हैं, ठीक है। तो ये पूरा डेटा सेट हमने रीड किया। सबसे पहले तो ट्रांसफॉर्म कहाँ से आ रहा है, ये ट्रांसफॉर्म यही है, ये वाला ट्रांसफॉर्म है। तो ये वाला फंक्शन हमने पास कर दिया इसमें, ये वाला ऑब्जेक्ट पास कर दिया हमने, ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। सेल्फ डॉट ट्रांसफॉर्म बन जाएगा। ये इमेज को ओपन किया, हर एक इमेज को ओपन कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं टेंसर में, ठीक है। और अगर ट्रांसफॉर्म को हमने ऑन कर रखा है तो ये ट्रांसफॉर्म भी कर देगा, और एक्स ये रिटर्न क्या करेगा, ट्रेनिंग सैंपल या ट्रेनिंग फीचर और ट्रेनिंग लेवल रिटर्न करेगा, ठीक। तो हमें यहाँ ट्रेनिंग सेट क्या मिल जाएगा, एक्स और वाई मिल जाएगा, वैल्यूज़, ये दो वैल्यूज़ मिल जाएंगी। एक्स और वाई होता क्या है, इसके लिए आपको समझना पड़ेगा सुपरवाइज मशीन लर्निंग, ठीक है। सुपरवाइज मशीन लर्निंग का एक एग्जांपल यहाँ पे सिंपल सा देख लेते हैं। सिंपल सा कोई दिख ही नहीं रहा। मशीन लर्निंग, ठीक है। जैसे अब यहाँ पे
आप देख रहे होगे एक कुछ अगर हमें क्लासीफाई करना है, क्लासिफिकेशन करना है, तो हम क्या, हमारे पास क्या होता है, हमें पूरे डेटा को कन्वर्ट करना पड़ता है दो मैट्रिक्स में। एक मैट्रिक्स होता है आपका डेटा, ट्रेनिंग डेटा, और एक होता है ट्रेनिंग लेबल। ठीक है, कहने का मतलब है, अगर इसको सबसे सिंपल एग्जांपल में अगर हम बोलें, तो अगर आपको कोई चीज़ लर्न करनी है, जैसे बच्चे को लर्न कराते हैं ए फॉर एप्पल, तो ए फॉर एप्पल कैसे लर्न करता है, वो एक बुक से लर्न करता है। बुक के अंदर क्या बना होता है, एप्पल का शेप बना होता है और कलर्ड शेप होता है। तो बच्चा कैसे लर्न करता है कि अगर इस शेप का कोई ऑब्जेक्ट है और इस रेड कलर का अगर कोई ऑब्जेक्ट है, तो उसको क्या बोलेगा, वो एप्पल बोलेगा। ठीक है, तो इनपुट फीचर क्या हो गया, या एक्स क्या हो गया, उसका शेप और कलर, वाई क्या हो गया, ए, या वाई क्या हो गया, एप्पल हो गया। ठीक है, तो आप समझ रहे हो, एक्स क्या है, एक्चुअल फीचर्स है, और वाई क्या है, उस फीचर का नाम है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एक्स और वाई ही जनरेट करने हैं। तो हमने यहाँ पे एक्स और वाई मिल गए यहाँ पे। अब इसको हम ट्रेनिंग डेटा लोडर्स के थ्रू लोड करेंगे सिम, और वैलिडेशन को भी लोड कर रहे हैं यही सेम तरीके से, और देन उसके बाद मॉडल को बिल्ड कर रहा है। यहाँ पे एक फंक्शन लिखा हुआ है सेव चेक पॉइंट। ये क्या करेगा कि कुछ डेफिनेट इंटरवल के बाद ट्रेनिंग मॉडल को सेव करता रहेगा। और ये एवरेज केवल निकाला है, एवरेज वैल्यूज़ निकाली हैं यहाँ पे, उसके लिए फंक्शन लिखा है। ये एक्चुअल हो गया ट्रेन मॉडल। तो ट्रेन मॉडल में क्या है, जो मॉडल हमने जनरेट किया, यहाँ पे जो मॉडल पास हो रहा है फंक्शन के अंदर, उसको ट्रेन किया। ठीक है, जो ट्रेनिंग का लॉस आ रहा है, जो ट्रेनिंग की एक्यूरेसी आ रही है, वो जनरेट किया, और बेस्ड ऑन ट्रेनिंग एक्यूरेसी, ट्रेनिंग लॉस, हमें पता चलेगा कि कितना % एक्यूरेट है सिस्टम। ठीक है, वैलिडेशन यहाँ पे किया है। वैलिडेशन क्या होता है, वैलिडेशन क्या होता है कि एक होता है एक्यूरेसी, ओवरऑल एक्यूरेसी, यानी पूरे सिस्टम का ओवरऑल एक्यूरेसी होता है। एक होता है वैलिडेशन एक्यूरेसी। वैलिडेशन एक्यूरेसी का मतलब ये होता है, अगर पहली बार एक हर एपॉक में या हर रेपिटेशन में उस ट्रेनिंग, उस मॉडल का क्या एक्यूरेसी आ रहा है। कहने का मतलब ये है कि जैसे आप अगर आप कोई चीज़ लर्न कर रहे हो, तो आपका टेस्ट होता है। ठीक है, एक एक होता है आपका फाइनल एग्ज़ाम होता है, और एक होता है जैसे क्विजेज होते हैं बीच में। तो क्विजेज क्या हो गया, आपका वैलिडेशन एक्यूरेसी हो गई, और जो फाइनल एग्ज़ाम हो गया वो फाइनल एक्यूरेसी या ओवरऑल एक्यूरेसी हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे 10 एपॉक के लिए हम रन कर रहे हैं, 10 एपॉक्स के लिए रन किया, और यहाँ पे जो भी इंटरमीडिएट जो ट्रेनिंग मॉडल जनरेट हो रहे हैं, वो इस फोल्डर में सेव होंगे, चेक पॉइंट फोल्डर में। जो फाइनल मॉडल वो इसमें सेव होगा। ठीक है, तो ये प्रोग्राम रन करेगा। रन करने के बाद हमको क्या मिलेगा, मॉडल मिल जाएगा, और यहाँ पे हम उस ट्रेनिंग मॉडल को सेव कर दे रहे हैं। ठीक है, इसका एक्यूरेसी और लॉस हम निकाल लेते हैं। फाइनल एक्यूरेसी उसको प्लॉट कर दिया यहाँ पे यूजिंग प्लॉट। ठीक है, तो एक्यूरेसी प्लॉट होने के बाद हमको ये वैल्यूज इस तरह से कुछ दिखाई देगी। ठीक है, ये एक्यूरेसी है, ये आपका डिवीजन मैट्रिक्स जनरेट होता है। और ठीक है, ये ट्रेनिंग एक्यूरेसी, ट्रेनिंग लॉस, वैलिडेशन एक्यूरेसी और वैलिडेशन लॉस। ये फाइनल एक्यूरेसी आ जाएगी 88%। इस डेंसनेट की 88% आ रही है। और बेस्ट मॉडल ये सेव हो गया, और चेक पॉइंट इसके अंदर सेव हो जाएंगे। ठीक है, अब इसमें क्या है कि अगर आपको प्रॉपरली इंटरनली जा कर के एक एक चीज़ पढ़नी है, तो आपको इसका डॉक्यूमेंट ही आप करोगे, इसको प्रेफर करोगे। ठीक है,
क्योंकि इसमें प्रॉपरली डीप अंदर हाँ जाकर समझाया हुआ है। सर, इसमें हेलो। हाँ हाँ, मैं बस आपको भेज रहा हूँ हेलो। ये लिंक भेज रहा हूँ मैं आपको। हेलो, लिंक मैंने भेज दिया आपको। जी सर, ओके। अब जैसे ये हमने किया है, ये एक मेथड है। बस हमने एक जनरल, ये जो फाइल है ये एक जनरली लिखी हुई है। जनरल का मतलब ये है कि इसमें रेसनेट भी है, वीजीजी भी है, डेंसनेट भी है और दूसरा एक इंसेप्शन भी है। तो हमें यहाँ पे जो सिलेक्टेड मॉडल है ये चेंज करेंगे तो दूसरे के लिए ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। बस यही काम किया है। अगर हमें रेसनेट के लिए करना है तो बस हमने यहाँ पे क्या चेंज किया, यहाँ पे नीचे रेसनेट लिख दिया, डेंसनेट की जगह रेसनेट लिख दिया और पूरा सिस्टम वैसे ही फिर से ट्रेन हो जाएगा। तो इसके लिए दूसरा, इसके लिए ये वाले जनरेट होंगे मॉडल, ट्रेनिंग मॉडल ये जनरेट हो रहे हैं। ठीक है, इसकी एक्यूरेसी और हमें मिल जाएगी यहाँ पे। ओके, सेम वीजीजी के लिए भी वैसा ही किया है। अब ठीक है। इसके बाद आता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस कैसे बना है। ठीक है, तो GUI बनाया है हमने Qt के ऊपर। ये Qt है। Qt होता क्या है, Qt एक C++ बेस्ड डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म है एम्बेडेड डिवाइसेस के लिए। ठीक है, जैसा आप बैकग्राउंड में देख ही रहोगे इसमें वीडियो। ठीक है, तो ये कई सारी कंपनीज इसको यूज़ करती हैं। ये है क्या, जैसे विजुअल स्टूडियो पे काम करते हैं, विजुअल स्टूडियो C++ पे, विजुअल C++ पे है, उस पर डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनते हैं। इस ये भी विजुअल स्टूडियो की तरह एक IDE है, ये भी C++ पे है। बट इसके एप्लीकेशन डेस्कटॉप बेस्ड भी बन सकते हैं और जो मोबाइल डिवाइसेस हैं उनके लिए भी बन सकते हैं। मोबाइल डिवाइसेस मतलब एम्बेडेड डिवाइसेस। ठीक है, अब ये तो C++ पे, हमें पाइथन में चाहिए तो हम यूज़ कर रहे हैं PyQt। ठीक है, तो हम यहाँ पे हम PyQt यूज़ कर रहे हैं और स्पेसिफिकली हम PyQt 5 वाला वर्जन यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो PyQt 5 हम यूज़ कर रहे हैं। तो सबके अंदर एक ये डिज़ाइनर आता है। ये डिज़ाइनर क्या होता है कि आप GUI बनाना चाहते हो तो आपको ये हेल्प करता है GUI बनाने के लिए। ठीक। इसमें हमने क्या यूज़ कर रखा है, लेफ्ट हैंड साइड में आप देखो तो कई सारे विजेट लगे हुए हैं। ठीक है, अब इसको जैसे हम एक बना के देखते हैं खुद से। जैसे यहाँ पे अगर बटन रखना है तो बटन रख दिया। ठीक है, हेलो हेलो। बटन कई सारे रख सकते हेलो। हैं। हेलो, हाँ सर, मेरा डिस्कनेक्ट तो हो गया था, एक बार फिर से रिपीट कर देंगे जो आप बता रहे थे। एकदम से कनेक्शन लॉस्ट हो गया था। देखो आप कहाँ से आपने छोड़ा है। बस वहीं जहाँ से आपने फाइव टूटी फिर ये खोला, बस जस्ट दो 10-15 सेकंड में दो दिया आपने। हाँ, ये जैसे Qt क्या है, Qt के अंदर हमें Qt किस लिए यूज़ कर रहे हैं, फ्रंट एंड डिज़ाइन करने के लिए। ठीक है, फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों डिज़ाइन कर सकते हैं, बट हम अपने केस में क्या कर रहे हैं, फ्रंट एंड डिज़ाइन करने के लिए कर रहे हैं या GUI हाँ डिज़ाइन सर। करने के लिए। उसके लिए हमारे ठीक पास क्या है, ये Qt डिज़ाइनर। इसमें कई सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं, जैसे एक दो तीन तीन ऑप्शन है। तो ये क्या होता है, डायलॉग बॉक्स अगर बना रहे हो, जैसे ये फ्लोटिंग विंडो दिख रहा होगा, ये फ्लोटिंग विंडो इस तरह का बनाना चाहते हो आप। ये क्या करता है, यूज़र से कुछ इनपुट लेता है और मेन एप्लीकेशन को पास करता है। मेन विंडो एक्चुअल में मेन एप्लीकेशन होता है। विजेट क्या होता है, ये जो छोटे कंपोनेंट्स आप देख रहे हो, बटन्स हो गए, चेक बॉक्सेस हो गए, ड्रॉप मेन्यूज हो गया, लिफ्ट बॉक्सेस हो गया, ये सारे विजेट्स कहलाते हैं। तो हम फॉर एग्जांपल हम बना रहे हैं मेन विंडो। लेफ्ट हैंड साइड में आप कई सारे विजेट्स दे सकते हो, ये कई विजेट्स हैं। ठीक है, इनमें से फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, जैसे बटन विजेट्स हैं कई सारे। ठीक है, आइटम लिस्ट भी यूज़ है, लिस्ट आपको कोई चीज़ की लिस्ट दिखानी है कुछ आइटम्स की। कंटेनर्स हैं, आपको कुछ किसी
कई सारे विजेट्स हैं आपने लगा रखे हैं एक साथ, कई सारे बटन लगा रखे हैं, और आपको उनको ग्रुप करना है तो ग्रुप कर सकते हो इसमें, या स्पेसिफिक किसी एरिया को, जैसे इस इतने एरिया को ही आप बार बार यूज़ करना चाहते हो, जितना आपका बड़ा एप्लीकेशन है इतना ही बड़ा आपका एप्लीकेशन हो सकता है मैक्सिमम, बट आपको करना बहुत सारा काम है, तो आप कैसे कर सकते हो, टैब विजेट यूज़ कर सकते हैं इसमें। ठीक है, और भी कई इनपुट विजेट्स हो गए, आपको इनपुट कराना है, कैलेंडर्स इनपुट कराना है, टाइम इनपुट कराना है, यूज़र का नेम इनपुट कराना है। ठीक है, या यूज़र को ऑप्शन देना है मल्टीपल चीज़ों में से कोई एक सिलेक्ट कर लें, जैसे यहाँ पे ऑप्शन कई सारे हैं, इनमें से कोई एक सिलेक्ट करना है, इस तरह से देना है। इसको बोलते हैं कॉम्बो बॉक्स। ठीक है, या कुछ डिस्प्ले कराना है, इमेज डिस्प्ले कराना है, ठीक है, कैलेंडर डिस्प्ले कराना है, इस तरह से हो गया, या ब्राउज़र इन बिल्ड ब्राउज़र बना के देना है। तो ये सारे फीचर्स अवेलेबल हैं इसके अंदर। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे नेटबीन्स की तरह है मतलब पूरा। आप कह सकते हो उसको। ठीक है, जैसे ये एक एग्जांपल हो गया, इसमें हम क्या कर रहे हैं, हमने कुछ बटन्स रखे हुए हैं। ठीक है, अब अगर इसको रन करेंगे या प्रीव्यू इसका चेक करेंगे तो इसके अंदर एक ये इशू आ जाता है, ये अगर रेजोल्यूशन बहुत ज़्यादा कम कर रहे हैं तो गायब हो गया। इससे बचने के लिए क्या है, हमें पास लेआउट्स हैं, ऊपर लेआउट दिख रहे होंगे। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, इन सबको एक साथ सेलेक्ट करके कोई एक सेलेक्ट किया, तो ये सेलेक्ट किया, तो आप देख रहे होगे यहाँ पे इस तरह से ये क्रिएट हो गया, एरे क्रिएट हो गया, या रो क्रिएट हो गया, या आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, या आप ऐसे भी कर सकते हो, ग्रिड बना दिया है, ये एक कीपैड स्टाइल में हो गया। ठीक, अब ये तो हमने किया है, इन बटन्स को एक साथ अरेंज किया है, बट जो एक्चुअल फॉर्म है उसके साथ अरेंज नहीं किया है। एक्चुअल फॉर्म के साथ नहीं अरेंज किया, इस वजह से अभी ये दिक्कत गई नहीं है। तो हम क्या करते हैं, फॉर्म को सिलेक्ट किया और इसके साथ इसका लेआउट सिलेक्ट हमने कर लिया, तो कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब आप चेंज करोगे तो अब ये हाइड नहीं होगा, गायब नहीं होगा आपके फॉर्म, क्योंकि अब आपका फॉर्म के साथ विजेट का लेआउट सेट कर रखा है अभी हमने। ठीक है, अगर आपको इन सारे बटन्स को या कई सारे विजेट्स को एक साथ रखना है तो आप ये भी कर सकते हो। ये हमने कर दिया। ठीक, अब इससे क्या है, जहाँ आप ग्रुप बॉक्स मूव करोगे वो सारे के सारे एक साथ मूव होंगे। ठीक है, एक ही हो गया। अब जैसे एक होता है टैब विजेट होता है, इसमें एक जैसे कॉम्बो बॉक्स होता है, कॉम्बो बॉक्स में आप क्या करते हो, एक लिस्ट जनरेट करते हो। ठीक है, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 6। ठीक है, तो आज जब आप इसको रन करोगे तो आपको इस तरह से ऑप्शन मिलेंगे। टैब हो गया, टैब भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको एक ही एरिया को बार बार यूज़ कर सकते हो, मल्टीपल टैब्स बनाते जाओ और कंट्रोल सेट करते जाओ। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। अब हम अपने वाले केस को देखते हैं। इसमें हमने क्या यूज़ किया है, एक कॉम्बो बॉक्स यूज़ किया है इसके अंदर। कॉम्बो बॉक्स के अंदर ये लिखा हुआ है, ऑप्शंस लिखे हुए हैं। ठीक है, टैब यूज़ किया है हमने। ठीक, इमेजेस डिस्प्ले कराने के लिए हमने लेबल यूज़ किया है। लेबल कैसे पता चल रहा है, आप राइट हैंड साइड में यहाँ देखो, प्रॉपर्टी विंडो में लिखा है क्यू लेबल। ठीक है, तो इसके अंदर आप टेक्स्ट भी डिस्प्ले करा सकते हैं, जैसे यहाँ टेक्स्ट दिख रहा होगा आपको, और साथ में इमेजेस भी डिस्प्ले करा सकते हैं। इमेजेस डिस्प्ले कराने के लिए इसकी एक प्रॉपर्टी है पिक्स मैप। पिक्स मैप में जाके आप इमेज चूज़ करके, कोई भी इमेज चूज़ करके यहाँ पे डिस्प्ले करा सकते हो आप। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये तो केवल आपका जो एक्यूरेसी है उसको डिस्प्ले करा रहा है, और जो परफॉर्मेंस आ रहा है वो डिस्प्ले करा रहा है। सेकंड टैब आपको प्रेडिक्शन करने के लिए, यहाँ पे आप एल्गोस आप लिखोगे कि यहाँ कौन सा एल्गोस सेलेक्ट करना है। फिर एक बटन ये है, एक बटन ये है, तो हमें क्या करना है, इन दो बटन पे करना है कि ब्राउज़ बटन से इमेज ब्राउज़ हो जाए, ऑप्शन आ जाए, और प्रेडिक्शन से प्रेडिक्शन वाला कोड चल जाए। ठीक है, तो अब ये हमें चेक करना है।
तो हमारा कोड में हमने कैसे कर रखा है, सबसे पहले तो कुछ चीज़ें हमने इंपोर्ट कर रही हैं उनको देख लेते हैं। जैसे ओएस हो गया, डिपेंडिंग ऑन ओएस लिनक्स पे चल रहा है या किस पे कौन से ओएस पे चल रहा है। ठीक है, ओपन सी भी इंपोर्ट करा है। ये क्यू डार्क स्टाइल, ये ब्लैक कलर की थीम जब रन होता है तो ब्लैक कलर की थीम के साथ आता है, ये ऐसे उसको इंपोर्ट, इसलिए उसको ऐड किया है, थीम को ऐड किया है। पाईटॉर्च यूज़ कर रहे हैं इसलिए हमने पाईटॉर्च को इंपोर्ट कर रखा है। ठीक है, पाई क्यूटी 5 जी यूज़ कर रहे हैं इसलिए पाई क्यूटी 5 को कर रखा है इंपोर्ट। ठीक है, और मेरे सिस्टम पे ग्राफिक कार्ड है इसलिए मैं ग्राफिक कार्ड यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे। सेकंड वाला ग्राफिक कार्ड मेरे पास 1 2 3 4, तो 0 1 2 वाला ग्राफिक कार्ड हम यूज़ कर रहे हैं मैं अपने केस में। तो मैं वही लिखा है बस कि अगर कूडा डिवाइस अवेलेबल है तो कूडा यूज़ करो, अदरवाइज सीपीयू यूज़ करो। अब यहाँ पे डिजीज़ के लिए एक डिक्शनरी रखी है, डिजीज़ क्लासेस के लिए अगर रिजल्ट 0 आता है तो उसका मतलब ये समझो, रिजल्ट 1 आ रहा है तो उसका मतलब ये समझो। इस तरह आउटपुट हमको एक्चुअल में इंटीजर के फॉर्मेट में मिलेगा, 0 से लेकर 6 के बीच में मिलेगा। ठीक है, तो 0 से 6 के बीच में जो भी वैल्यू मिले उसको हम इससे रिप्लेस कर देंगे, इस कैरेक्टर या इन स्ट्रिंग से रिप्लेस कर देंगे। हेलो हेलो, आ रहा है? यस सर। ठीक है, ठीक। हाँ जी सर, समझ रहा हूँ। ठीक ठीक। तो अब हमने एक क्लास लिखा है, स्किन डिजीज प्रिडिक्शन के नाम से एक क्लास लिखा है, और जो GUI था उसको लोड किया है। ठीक है, अब हमारे पास 3 बटन थे। एक मिनट, GUI ओपन कर लेते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले तो यहाँ पे एक एक कॉम्बो बॉक्स लगा हुआ है, इसका नाम है ट्रेन एल्गो कॉम्बो बॉक्स। तो ट्रेन एल्गो कॉम्बो बॉक्स जब एक्टिवेट होगा, यानी कोई इसको क्लिक करेगा तो इस फंक्शन को कॉल कर दे। बस यहाँ पे यही किया है कि जब ये फंक्शन एक्टिवेट होगा तो कनेक्ट कर दो इस फंक्शन से। ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअल में ये हो क्या रहा है, कनेक्ट क्यों लिखा हुआ है, इसके लिए हमें समझना पड़ेगा। एक कंसेप्ट होता है सिग्नल स्लॉट। ठीक है, तो क्यूटी के अंदर हम किस तरह से काम होता है या किस तरह से डेटा ट्रांसफ़र होता है। क्यूटी के अंदर अगर आपको एक क्लास से दूसरे क्लास में अगर डेटा भेजना है तो हम क्या यूज़ करते हैं, सिग्नल और स्लॉट यूज़ करते हैं। सिग्नल क्या करता है, सिग्नल एक ट्रांसमीटर होता है, वो क्या ट्रांसमिट कर सकता है, कोई भी तरह का डेटा ट्रांसमिट कर सकता है, स्ट्रिंग, फ्लोट, इंटीजर, ऑब्जेक्ट, क्लास का कोई ऑब्जेक्ट हो वो भी ट्रांसमिट कर सकता है। तो कोई भी वैल्यू ट्रांसमिट कर सकता है। रिसीव कौन करेगा, कोई एक फंक्शन रिसीव करता है। तो ये हमें जब क्लास हम स्टार्ट करते हैं, इनिशियलाइज करते हैं, तो हमें बताना पड़ता है कि कौन सा कितने सिग्नल हैं या कौन सा सिग्नल कौन सा फंक्शन रिसीव करेगा। तो स्लॉट ए क्या है, एक्चुअल में एक फंक्शन ही है, नॉर्मल फंक्शन ही है। वो फंक्शन एक स्लॉट फंक्शन है। ठीक है, तो नॉर्मल फंक्शन के ऊपर एक आइडेंटिफायर लिख देते हैं, उससे वो स्लॉट फंक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। तो आप देख रहे होगे ये बाई डायरेक्शनल है। दो एक सिंगल क्लास कई जगह से सिग्नल इनपुट ले भी सकता है, कईयों को आउटपुट भेज भी सकता है। तो ये मल्टी डायरेक्शनल डेटा ट्रांसफ़र इसके अंदर अवेलेबल है। बस वही यहाँ पे कर रहे हैं। अब ट्रेन एल्गो कॉम्बो बॉक्स अगर देखें तो ये है क्या, ये एक्चुअल में एक क्यू कॉम्बो बॉक्स नाम का बेस क्लास है। उस आप देख रहे होगे क्लास क्यू कॉम्बो बॉक्स, इसका एक ऑब्जेक्ट बना रखा है बस। तो ये अल्टीमेटली ये है तो क्लास ही। तो इस क्लास के अंदर एक सिग्नल है एक्टिवेटेड नाम का। जब ये एक्टिवेटेड नाम का सिग्नल जनरेट होगा तो हम चाहते हैं कि जब भी ये जनरेट हो सिग्नल, ये इस फंक्शन को कॉल कर दें। तो यहाँ पे बस वही कर रखा है, जब भी इस कॉम्बो बॉक्स के अंदर ये सिग्नल जनरेट हो तो वो कनेक्ट हो जाए या वो कॉल कर दे किसको, इस फंक्शन को कॉल कर दे। ये फंक्शन नीचे लिखा हुआ है,
अभी देखते हैं थोड़ी देर में। ठीक, ओके। तो और इसमें एक बटन भी लगा हुआ है, ब्राउज बटन, और एक स्टार्ट प्रेडिक्शन बटन। तो ब्राउज बटन जब भी क्लिक होगा तो इस फंक्शन को कॉल कर देगा, प्रेडिक्शन बटन जब भी क्लिक होगा तो ये फंक्शन कॉल कर देगा। ठीक है, तो अब पहले वाले फंक्शन को देखते हैं, शो ट्रेनिंग रिजल्ट्स। ये क्या कर रहा है, ये चेक कर रहा है कि यूज़र ने यहाँ पे कौन सा सेलेक्ट करके रखा हुआ है, डेंसनेट या इसमें से कौन सा सेलेक्ट करके रखा हुआ है। ठीक है, तो डिपेंडिंग कि अब डेंसनेट सेलेक्टेड है या रेसनेट सेलेक्टेड है या वीजी सेलेक्टेड है, ये अलग अलग जितने भी फोल्डर हैं, देखिए अभी हमारे पास क्या है, मॉडल्स नाम का फोल्डर है, इसके अंदर मॉडल्स नाम का फोल्डर है, इसमें 3 फोल्डर बने हुए हैं। इनमें से अगर डेंसनेट कॉल हो तो डेंसनेट वाले में जाओ, यहाँ से क्या उठाओ, मॉडल इवेशन डॉट पी एन जी, ये फाइल उठाओ, मॉडल इवेल डॉट पी एन जी, ये फाइल उठाएगा और डिस्प्ले करा देगा कहाँ पे, पहले वाले में। फिर इसी तरह कन्फ्यूजन मैट्रिक्स डिस्प्ले कराएगा, और ये वाला फ्रैक्शन क्लासिफाइड इनकरेक्टली ये दिखाएगा। ठीक है, और क्लासिफिकेशन रिपोर्ट डिस्प्ले करा देगा। तो वही क्या है, 3 इमेजेस को रीड किया, डिस्प्ले करा दिया, फिर जो भी ये फाइल क्लासिफिकेशन रिपोर्ट की फ़ाइल है एक, यहाँ पे ये क्लासिफिकेशन रिपोर्ट की फ़ाइल है, इसको रीड करेगा, यहाँ पे इस फाइल को रीड कर रहा है, .txt फाइल को रीड कर रहा है, और जो भी टेक्स्ट आ रहा है उसको इस एरिया में डिस्प्ले करा देगा। ये क्या है, एक प्लेन टेक्स्ट एडिट नाम का एक विजेट लगा है, इसमें डिस्प्ले करा देगा। अब ये यही सेम चीज़ हो रही है तीनों के लिए। ठीक है, यही सेम चीज़ तीनों के लिए हो रही है, डेंसनेट और वीजीजी के लिए। ठीक है, यहाँ पे कोई इशू? नो सर, नहीं सर। अब दूसरा दूसरा फंक्शन है आपका ब्राउज फाइल। ब्राउज फाइल में कुछ नहीं है, जैसे आप कोई भी जब ये करते हो ना फाइल ओपन का, फाइल में जहाँ पे या फाइल ओपन का क्रिएट करते हो तो आपको एक ऐसा डायलॉग बॉक्स दिखाई देता है। ठीक है, तो वही फाइल डायलॉग बॉक्स हमने जनरेट किया है प्रोग्राम के थ्रू। तो क्यू फाइल डायलॉग बॉक्स, यूज़र से इनपुट ले लो, और ये रिटर्न क्या करेगा, फाइल नेम और एक कुछ वैल्यू इनपुट करेगा। ठीक है, तो हमें अल्टीमेटली फाइल नेम चाहिए। अगर फाइल नेम आती है तो उसको इस फंक्शन में पास कर दो। ये फंक्शन क्या कर रहा है, उस इमेज को रीड कर रहा है और एक ग्लोबल वेरिएबल में सेव कर रहा है। ठीक है, और साथ साथ में क्या कर रहा है, इमेज को डिस्प्ले भी करा दे रहा है। तो यहाँ से इमेज डिस्प्ले हो जाएगी। अब ये डिपेंडिंग ऑन विंडो, यानी कि कौन से वाली विंडो में डिस्प्ले होनी है, ये यहाँ पे जैसे ये वाला विंडो है इसमें डिस्प्ले होनी है, तो इसका नाम क्या है, क्वेरी इमेज लेबल, तो इसमें डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, जैसे अगर यहाँ पे 0 पास किया हुआ है तो 0 पास करने पे ये इस क्वेरी वाले में डिस्प्ले हो जाएगा। जैसे हमने बात करी थी, ये लेबल आप यूज़ कर सकते हो इमेज डिस्प्ले कराने के लिए। कैसे, यहाँ पे पिक्स मैप ऑप्शन होता है, आप यहाँ से फाइल चूज़ कर सकते हो। बस यहाँ से जो हम चूज़ कर रहे हैं वही चीज़ को हम यहाँ पे प्रोग्राम के थ्रू कर रहे हैं। तो सेट पिक्स मैप, कौन सी पिक्स इमेज उठानी है जो हमने यूज़ कर रखी है उस वाले को उठाना है। और यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है वर्टिकल अलाइन सेंटर। ठीक है, ये सब अलाइनमेंट का ऑप्शन दिया, तो यहाँ पे भी वही कर रखा है। और एक और ऑप्शन है स्केल्ड कंटेंट का। ठीक है, तो स्केल कंटेंट का मतलब ये है कि अगर इमेज आपकी बहुत ज़्यादा बड़ी है तो उसका एस्पेक्ट रेशियो मेंटेन रहेगा अगर आप इसको ऑन कर दोगे। अदरवाइज़ क्या होगा कि आपको आधी या पार्ट ऑफ इमेज दिखाई देगी। ठीक है, तो वो हमने स्केल कंटेंट को ट्रू कर रखा है, तो सारी की सारी पूरी इमेज हमें क्लियरली दिखाई देगी। अदरवाइज़ क्या होगा, नहीं दिखाई देगी, एक पार्ट ही दिखाई देगा अगर बहुत बड़ी इमेज इनपुट में आ रही है तो। अब आता है तीसरा फंक्शन। थर्ड फंक्शन क्या है, क्लासिफिकेशन फंक्शन। इसमें क्या कर रखा है, सबसे पहले तो यहाँ चेक कर रहा है कि प्रिडिक्शन का एल्गो कौन सा सेलेक्ट कर रखा है, यानी ये वाला एल्गोरिदम यूज़र ने कौन सा सेलेक्ट कर रखा है।
ठीक है। तो यहाँ पे जो भी यूज़र ने सेलेक्ट कर रखा होगा इसको इसकी जनरेट कर देते हैं कॉपी यहाँ पे। इसको यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा। तो डिपेंडिंग कि यूज़र ने क्या सिलेक्ट कर रखा है, अलग अलग फंक्शन कॉल हो रहा है। डेंसनेट के लिए अलग प्रोडिक्शन है, इसके लिए अलग अलग बना रखे हैं। तो अगर डेंसनेट कॉल करता है तो हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले तो ट्रेनिंग डेटा जो है हम वो लोड कर रहे हैं। ट्रेनिंग डेटा लोड कर रहे हैं जो हमने सेव करा रखा है। ठीक है। तो यहाँ पे जैसे देख रहे हैं नंबर ऑफ़ क्लासेस ये है। ठीक है। सब पहले तो मॉडल को इनिशियलाइज़ किया, मॉडल इनिशियलाइज़ यहाँ पे इनिशियलाइज़ मॉडल है, ये वही सेम है जो हमने ट्रेनिंग के टाइम पे रखा था। तो अब देखो वही सेम चीज़ कॉपी किया है, पेस्ट किया है यहाँ पे। ठीक है। तो सबसे पहले मॉडल इनिशियलाइज़ होगा। मॉडल इनिशियलाइज़ करने के बाद ये हमको क्या देगा, एक मॉडल रिटर्न करेगा। ठीक है। फिर अब एक्चुअल जो मॉडल होगा उसको हमने स्टार्ट किया अपने डिवाइस के ऊपर, और ऑप्टिमाइज़र हमने इनेबल कर दिया। बेस्ड ऑन मॉडल हम जो हमारा हमने जो चेक पॉइंट सेव कर रखे थे उसको लोड किया। ठीक है। और यहाँ पे हमारा मॉडल लोड जाएगा। मॉडल लोड हो गया और हम रिटर्न कर देंगे, इस मॉडल को रिटर्न कर देंगे। तो ये ट्रेनिंग मॉडल डेंसनेट में यहाँ लोड होके आ जाएगा। मॉडल लोड हो गया। एक बार जब मॉडल लोड हो गया तो हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं टेस्ट इमेज को। टेस्ट इमेज को प्रेडिक्ट करने के लिए मॉडल को इनपुट कर रहे हैं, कौन सा मॉडल यूज़ कर रहे हैं, डेंसनेट, और इनपुट साइज़ क्या होगा, यानी कि हमने जो इमेज है उसको क्या साइज़ में रखा है। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अब देखिए हर बार एक नया, जब डेंसनेट कर रहे हैं या रेसनेट कर रहे हैं या वीजीजी कर रहे हैं, तो सबके लिए हमारे अलग अलग स्टैंडर्ड डिविएशन और मीन आ रहे थे। वो हमने कोड में जब देखा था हमने कि हम एक फंक्शन के अंदर स्टैंडर्ड डिविएशन और मीन कैलकुलेट कर रहे थे। ठीक है। तो वो स्टैंडर्ड डिविएशन डिपेंडिंग ऑन एल्गोरिदम वो वाले ही हम लोड कर रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हो आप, वैल्यू चेंज हो रही है। ठीक है। अब इसमें हमने क्या किया, वही सेम चेंजेस किए हैं जो हमने ट्रेनिंग के टाइम पे किए थे। ठीक है। आप देख रहे हो वही सेम चेंजेस हैं। और इसके बाद हमने इमेज को कन्वर्ट कर दिया टेंसर में। ये टेंसर में आ गया वैल्यू। ठीक है। और टेंसर में क्रिएट करने के बाद जो मॉडल है, मॉडल के अंदर हमने इसको पास कर दिया। तो हमको क्या रिटर्न करेगा, एक वैल्यू रिटर्न करेगा, इंडेक्स रिटर्न करेगा। इंडेक्स क्या मतलब कि वो वैल्यू रिटर्न करेगा 0 1 2 3 में से कोई एक वैल्यू रिटर्न किया। न्यूमेरिकल वैल्यू। 0 से 7 के बीच में कोई एक वैल्यू रिटर्न करेगा। हाँ, क्या हुआ? हेलो? हाँ क्या? जी सर, ठीक है ठीक है। न्यूमेरिक, हाँ, हाँ जी सर, न्यूमेरिकल वैल्यू रिटर्न ओके। करेगा। अब ये डिजीज क्लासेस के अंदर क्या सेव है, डिजीज क्लासेस के अंदर हमने देखा था ये सेव था। ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप सपोज 3 लिखते हो तो आंसर क्या मिलेगा आपको, BCC, बेजल सेल कार्सिनोमा। ठीक है। ये आउटपुट में मिलेगा। तो बस वही किया यहाँ पे, जो इंडेक्स मिल रहा है उससे डिजीज़ नेम को निकाला। जो डिजीज़ नेम आ रहा है वो हमने एक बॉक्स बना रखा है यहाँ, लेबल यहाँ पे डिस्प्ले करा देगा। ठीक है। बस हो गया। अब ये डेंसनेट के लिए एक था तरीका था, इसी तरह सेम मेथड ये रेसनेट के लिए है। बस यहाँ पे चेंज किया जाएगा बेस्ड ऑन मॉडल। यहाँ पे मेन नॉर्मल जो मीन है और स्टैंडर्ड डिविएशन है वो वैल्यूज चेंज हो जाएंगी। ओके। बाकी सब वैसे ही रहेगा। ठीक है। कोई इशू?
नो सर। अच्छा सर, फिर इसे फाइनली यूज कैसे करेंगे? बस रन कर देना। एक बार मतलब इसको GUI दिखा दीजिए सर एक बार। वही आपके सामने है। आप मतलब सर, इसमें जो पहले मतलब 60 डिजीज है हमारे पास, है ना? 60 डिजीज का क्लासिफिकेशन कर सकता है ये। हाँ, और कितनी इमेजेस है सर? इमेजेस अगर हम ऐड करना चाहें, मतलब और ऐड कर सकते हैं इसमें, कि और कोई ऑलरेडी 10,000 ऐड करना इमेज। चाहें अपनी तरफ से, ऑलरेडी या वैसे, या जो? 10,000 इमेज तो ऑलरेडी हैं। ओके ओके सर, ओके। आप इससे ज़्यादा क्या ऐड ओके करोगे? ओके, मतलब वैसे है कि 10,000 इमेजेस में सर? 10,000 इमेजेस का ठीक है डेटा सर, सेट ठीक। है, तो एक बार सर, उससे मतलब ट्रेन कर। बस। बोलिए। ठीक है सर, ठीक। ओके सर, ओके। सर जब भी एक बार रन करके दिखा दीजिए, मैं वो रिकॉर्डिंग भेजूंगा ना आके, इसलिए कह रहा था बस। हाँ, GUI एक बार। हाँ, वही मैं कर रहा हूँ, आपको रन करके दिखा रहा हूँ। रन करने के लिए बस ये है, आप इसको रन करोगे यहाँ से। ठीक है। अब आपको अगर ट्रेनिंग का रिजल्ट देखना है, जैसे ट्रेनिंग का रिजल्ट देखना है, तो आप यहाँ से एल्गोरिथम सेलेक्ट करोगे, उसका रिजल्ट देख सकते हो आप। ठीक है। अगर आपको प्रेडिक्शन करना है, तो जैसे हम डेटा पे कर रहे हैं, पहले तो इमेज को हमें ब्राउज़ करना पड़ेगा। इमेज रखा है कहाँ पे? डेटा सेट के अंदर रखी है। ठीक है, तो कोई भी सिलेक्ट कर लेते हैं, जैसे ये सिलेक्ट कर लिया हमने। ठीक है। और प्रेडिक्शन पे क्लिक करोगे आप। ठीक है, तो इसने एक डिजीज़ को प्रेडिक्ट किया कि ये बावंस डिजीज़ है। ठीक है। सेम इमेज के लिए दूसरा एल्गोरिदम के लिए क्या रिजल्ट दे रहा है, ये भी आप चेक कर सकते हो। तो आई थिंक वो भी सेम ही है। ठीक है, सेम दे रहा है। फिर यहाँ पे तीसरे के लिए चेक कर लेते हैं, वो भी सेम दे रहा है। ठीक है। दूसरी इमेज को आप सेलेक्ट कर सकते हो, मतलब कि आपके ऊपर है जो भी इमेज आप सेलेक्ट करना चाहते हो। ठीक है, इसके लिए दूसरा हो गया, ये दूसरा डिजीज़ हो गया। ठीक है, फिर से वही। ठीक है। ओके सर, ओके। ठीक ओके, कोई इशू? है। ओके सर, ओके। नहीं नहीं सर। ठीक है, फिर अब आप क्या आगे क्या प्रोसेस रहेगा? ठीक है सर, आगे आगे तो बस वही है, भैया से बात हुई थी।